थैंक यू। हाँ, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज मैं आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिशन्स का। जानने के लिए, जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय में जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये पहले की तरह नहीं है नेचुरल प्रोसेस। हम लोग जानते थे कि पृथ्वी निर्माण होने के बाद कई फेज में हिम युग और हॉट और ठंडा का युग का परिवर्तन का दौर है। उस समय कालांतर जब चीजों में जब परिवर्तन होते थे तो बहुत लंबे समय पर अंतराल पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव दिखता था। मिलियंस ऑफ वर्ष लगते थे, हजारों वर्ष लगते थे। इसलिए पृथ्वी पर उस तरीके से जो जलीय स्थलीय जीव जंतु है उसको प्रभावित नहीं किया जाता। लेकिन विगत समय में विकास के कारण इस तरीके से हमारे एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो हमने विकास के बहुत से अंधाधुंध उन तकनीकों का उपयोग किया है, पेड़ों को काटा है, वृक्षों को काटा है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया है, जैव विविधता को, जिसका दुष्प्रभाव हम सभी को झेलना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज का जो आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो नेचुरल ना होकर करके आर्टिफिशियल और मैनमेड जो मानवीय क्रियाकलाप है उसके द्वारा जो हम पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम अपने आसपास के वातावरण में, उससे ज्यादा हमारे जलवायु और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को देखने को मिल रहा है। इसके बहुत से आयाम हैं, है ना। उन आयामों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आज टॉपिक हमने रखा है, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस। ठीक है, हरित गृह गैस कहते हैं। इसका नाम हरित गृह गैस क्यों पड़ा? किसी को आइडिया बता सकते हैं क्यों पड़ा? ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? ठंडे प्रदेशों में, इसको एक प्रिज्म के रूप में आप समझिए, ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ताप कम होने के कारण बहुत टेम्परेचर वहां पर क्या होता है, ठंडे प्रदेश जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गया, वहां टेम्परेचर कम होता है। तो उन क्षेत्रों में क्या किया जाता था कि टेम्परेचर्स को, जैसे जो लोग रिसर्च में है, लैब में वहां कुछ रह रहे, उनको कुछ वेजिटेशन का खाने की जरूरत है, तो अत्यधिक टेम्परेचर कम होने के कारण तो ग्रो नहीं करेगा। तो वहां पर शीशा का एक घर टाइप का बना के, और अभी भी देखेंगे बहुत सारे जो जीन बैंक है जहां पर जेनेटिक किया जाता है, शीशा का घर बनाकर उसके अंदर में कुछ ग्रीन को उपजाया जाता है। क्योंकि सूर्य की किरणें जब शीशे के होकर जाती थी तो प्रकाश ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता था, और ऊष्मा में कन्वर्ट होने के बाद शीशा से पैक होने के कारण नहीं निकलता था। अभी भी आप लोग गर्मी के दिनों में देख लीजिए, खिड़की जब शीशा का होगा और उससे पैक होकर रखेंगे, सूर्य की किरणें आएंगे, कंपेरेटिवली ज्यादा हीट होता है बाहर की तुलना में। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा तो प्रवेश की, लॉस नहीं की, लेकिन ऊष्मा जब निकल नहीं पाती तो उसको कहते थे ग्रीन हाउस प्रदेश कहते थे। उसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस भी वही है कि सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन आने के क्रम में मैंने हीट बैलेंस में क्लास लिया था, उसमें बताया था कि पृथ्वी का बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक टेम्परेचर कम है, जहां बहुत टेम्परेचर जो है बहुत माइनस डिग्री में भी चला जाता है और कहीं पर बहुत हाईएस्ट चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन होता है। टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण वो चीजें प्रभाव में नहीं आ पाता, और उसका प्रभाव ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होने लगता है। तो ये चीजें इसलिए भी है कि पृथ्वी का जब आता है लॉर्ड वेव और शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, और कहते थे कि अत्यधिक जो ठंड है, अत्यधिक गर्म है, वहां से निकलने के बाद एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो पृथ्वी पर आने वाले टेम्परेचर को, सूर्य की किरणें को, सूर्य तप के, उसको ऑब्जर्व करता है और जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए आवश्यक ऊष्मा को प्रतिपूर्ति करता है। लेकिन जब यही मात्रा एक बैलेंस वे से ज्यादा बढ़ जाता है तो अत्यधिक ऊष्मा को ट्रैप करने लगा, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ने लगा। ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं होते पृथ्वी पर तो इस पृथ्वी की टेम्परेचर -20 डिग्री
सेंटीग्रेड के आसपास होता है। समझ रहे हैं? -20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कि कभी यहाँ पर किसी भी जीवों का प्रवास करने की भी कोई भी संसाधन और संभावना नहीं होती। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेज जो पृथ्वी का है एक ऐसा आवरण बनाता है जो आवश्यक ऊष्मा की प्रतिपूर्ति रहे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं क्या है, मनुष्य की अपने क्रियाकलापों के द्वारा, बहुत से अपने मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, जिसको एंथ्रोपोजेनेटिक रीजन कहते हैं, उसके माध्यम से बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को काटा गया, काटने के बाद जो बहुत सी समस्याएं हैं वो बढ़ने लगी। आपको ग्रीन हाउस गैसेज में हम पहली बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, बना था, तो उस समय औद्योगिक क्रांति के पहले कार्बन की मात्रा यहाँ थी 200 ppm, 230 ppm। और कार्बन का एटमॉस्फेयर में कितना कंपोजिशन है? 0.03%, है ना? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 0.03%। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब 16वीं शताब्दी के आसपास जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, उस समय 230 ppm थी। ppm पार्ट्स पर मिलियन है ना? उस समय उसकी कार्बन की मात्रा थी, इसलिए बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं थी इंडस्ट्रियल लेवल पे। दूसरा, फॉरेस्ट कवर एरिया भी उस समय लगभग 50% क्षेत्रों में था। तो अगर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, कार्बन की मात्रा नहीं है, तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक बहुत ही सुंदर है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कार्बन की मात्रा बढ़ी और 2005 में ये रिकॉर्ड हुआ 400 ppm को क्रॉस कर गई। इस प्रकार से इसकी लेवल भी बढ़ी, 0.03 से 0.4 समथिंग बढ़ा। लेकिन कार्बन की मात्रा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? डिफॉरेस्टेशन। प्लांट कटने के कारण 1987 से लेकर अब तक 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ अमेजन का पेड़ काट दिए गए। प्रति वर्ष पूरी दुनिया का 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अभी प्लांट को डिस्ट्रॉय हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ कि 1,20,000,000 किलोमीटर स्क्वायर में अगर अमेजन जैसे ट्री को काटा गया तो वहां 500 मिलियन टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ। ये हम नहीं करें कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ नेगेटिव सेंस में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड वायु को लेकर और ऑक्सीजन प्रदान करता है। परंतु जब पेड़ कट रहे हैं तो वो ऑक्सीजन तो ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन तो मिलेगा भी नहीं, कमी होगी। और दूसरा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एटमॉस्फेयर में तेजी से बढ़ने के कारण नतीजा क्या हो रहा है? उसके बाद वहीं तक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समुद्र के लेवल में भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और बढ़ने के कारण ऊष्मा जो है, तो पहला जो कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, चिमनियों से बहुत से निकलने लगा और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैसेज में, जो आज जो है ग्रीन हाउस गैसेज में 50% रोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, 50% जो है इसी के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, लेवल को कम करने के लिए बहुत से कॉन्फ्रेंस हुए। यहाँ की क्योटो प्रोटोकॉल में भी कहा गया कि कार्बन क्रेडिट जैसा कॉन्सेप्ट आया, कार्बन की मात्रा को रोकना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोकना चाहिए, हर इंडस्ट्री जो है अपना लोकेट करते समय कुछ फॉलो किया जाए और कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया। परंतु समस्या आज भी वही है। ये बात हमने किया सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन आगे आपको और भी भयावह स्थिति आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्सेज क्या है। बहुत सा डिफॉरेस्टेशन होने से, चिमनियों से निकलने वाले धुआं, कारखानों से निकलने वाले, फैक्ट्री से। अब दूसरी जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये एक ऐसा गैस है जो बहुत जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक काले रंग का, खासकर जो ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं, इससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं जो डीजल से चल रहे हैं, जिसको जलाए जा रहे हैं, ऑयल्स वगैरह, उससे सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसी गैसें हैं जिसको पेड़ पौधा ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्ट। आपने सड़क के किनारे देखा होगा, ज्यादातर पेड़ कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी उसको ऑब्जर्व करेगा, पत्तियां सूख जाती है, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, इसलिए बहुत लिमिट मात्रा में इसको पेड़ पौधे भी लेते हैं, लेकिन उस पर भी दुष्प्रभाव होता है, अंततः ये आसमान में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तीसरा DTU, वाटर वेपर, इसका भी बना, जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन है, बना क्लाउड काले रंग का, बहुत वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। कभी कभी देखोगे बादल पूरा घिरा हुआ है और गर्मी लग रहा है ना, तो वो जो सूर्य की किरणें जो आ रही है यहाँ से, है ना, कोई भी किरण जब आती है तो उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। जब यहीं से जब नीचे से रिटर्न होके जब पृथ्वी को गर्म करती है तो प्रकाश ऊष्मा में बदलती है, कोई भी सरफेस से टकराई तो ऊष्मा में बदलती है। अब इस वे में वो निकलना चाहती है, तो निकलने के क्रम में क्या है कि यहाँ पे क्लाउड लग गया, रिफ्लेक्ट कर गया, तो देखते हो कि बहुत काला बादल भी लग रहा था और गर्मी लगता है, बेचैनी टाइप का लगता है। तो इस प्रकार से ये हीट और ज्यादा जगह पर कही जाए। सफेद बादल ठीक है, सफेद बादल यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो बहुत ऊंचाई में भी होता है। लेकिन काला बादल जो ये घटनाएं हैं वायुमंडल का, ये मैंने ट्रोपोस्फीयर की घटना बता दी। वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, क्षोमंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, है ना, और आयन मंडल, ब्रह्मंडल। तो इसी प्रकार से ये जितने भी घटनाएं हम बता रहे हैं, 8 किलोमीटर लंबा है, नीचे की बात करो, जो सिर्फ ट्रोपोस्फीयर की बात करो, ट्रोपोस्फीयर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर तक, उस लेवल में ये घटनाएं घटती है। और जो काले रंग का बादल, जिसको मेघ बादल कहते हैं, क्लाउड जो काले, वो ज्यादातर इसी में बनता है। इस कारण वाटर वेपर, जिसको DTU कहते हैं, वाटर वेपर, HTU जल को, उसका भी बड़ा होता है। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड 1967-65 के बाद प्रति 1% के दर से प्रति 1% के दर से नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है 1965 के बाद। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड और ये जो है ये बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं कार्बन के तुलना में। ये 10% से ज्यादा, 5 से 10% ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। और नाइट्रस का कई ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, वो डिफरेंट टाइप्स का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है, नाइट्रोजन का। लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन को कोई भी जीव जंतु नहीं लेता है, वो राइजोबियम है नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, तभी प्लांट लेता है। उसका 78% लगभग जो है एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन है। लेकिन जब वही ऑक्साइड बन जाता है तो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करता है। इसलिए ये कहां से निकलता है, वही धुआं से निकला, बहुत सा चिमनी से, उस प्रकार से निकला। अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में बहुत ही बड़ा एक समस्या है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो आपका, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सामान्य तुलना में बहुत ही खतरनाक गैस है, लेकिन इसकी रेट अभी भी पूरे जितना है उसका 1% प्रति वर्ष के दर से ये 1965 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो सामान्य कार्बन की तुलना में 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को, 10 गुना है या 20 गुना जो भी है, सल्फर डाइऑक्साइड वो सामान्य ऑक्सीजन की तुलना में जो है 10 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। अब जैसे एक कार्बन के मॉलिक्यूल अगर जितना सन रेज को हीट को ट्रैप करता है उसको 10 गुना ज्यादा उसका मॉलिक्यूल हीट को ट्रैप करता है। परंतु सल्फर का एक मॉलिक्यूल्स जो है, अणु है, जिसको छोटा सा सोल्यूट है, वो 10 साल तक एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, पेड़ पौधे भी ये ऑब्जर्व कर लिए, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसलिए तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की एक मॉलिक्यूल 10 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करता है और वो एटमॉस्फेयर में 10 साल तक ट्रेवल करते रहते हैं।
दैट इज वन। और ये प्रति वर्ष 1965-67 के बाद 1% की दर से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से चिमनियों का निर्माण हुआ, इंडस्ट्री का निर्माण हुआ। सल्फर का बहुत बड़ा रोल जो है वो आपको एसिड रेनफॉल करवाने में इनका योगदान होता है। एसिड रेनफॉल जो सल्फर का कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो नाइट्रस सल्फेट बनाते हैं। सल्फेट बनाने के बाद CH4 जिसको कहते हैं वो कहीं न कहीं वो स्वतंत्र नहीं होता, किसी के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। सल्फेट CH4 कहते हैं, है ना। ये उस समय भी होता है जब बहुत ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जो राख वगैरह निकलता है, तो ये मिल करके एरोसोल और बहुत से ऐसे पदार्थ को बना देते हैं जो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, एक लेयर के रूप में और कभी कभी बहुत एक्सट्रीम कोल्ड भी हो जाता है। तो इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे। अब आते हैं CH4 मीथेन, एक बहुत ही प्रभावी ग्रीन हाउस गैसेस है। मीथेन की एक मॉलिक्यूल 20 टाइम्स ज्यादा हीट को ट्रैप करता है। किससे? आई एम जस्ट ऑलवेज कंपेयरिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब सोच लो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना बढ़ने के बाद इस तरीके से हीट का बढ़ रहा है, तो मीथेन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 20 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करता है। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो सन से आने वाले, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है ये अपना ये सारे ट्रैप करके स्कैटर कर दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट वेव नहीं लौट रहा है, फिर इसको ये मॉलिक्यूल लिया, फिर इसको ये मॉलिक्यूल, इस प्रकार से टेम्परेचर जो है यहाँ इस एटमॉस्फेयर का ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जितना मॉलिक्यूल रिड्यूस हो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उतना ही इस एरिया में जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट न करके स्कैटर हो जाएगा, विच्छेदन हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाता है, और इस प्रकार से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसको ऑब्जर्व करता है। उसी प्रकार आप आ जाइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे डेली एक्टिविटीज, रेफ्रिजरेटर का यूज करना, ये भी फॉर्म वाला जो फॉर्मिंग होता है उससे यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में बहुत ही नेगेटिव रोल अदा करता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल 1,00,000 अणु को, ओजोन अणु को डिस्ट्रॉय करता है। ओजोन अणु O3 जिसको कहता है, इसके 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और ये जानते हो 10,000 ज्यादा गुना हीट को कार्बन की तुलना में ट्रैप करता है। 10,000 ज्यादा गुना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। और इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल जो रिकॉर्डेड है 110 साल तक एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रूप से रिलीज होकर घूमते रहते हैं। अब सोच लो कि अगर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का से रेफ्रिजरेटर है, यूज है, फ्रिज है, बहुत से ऐसे जो यूज कर रहे हैं जिससे बहुत भाप और ये होता है, उससे निकलता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस है जिसको कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। हमारे बीच से जाता है, हमको बहुत प्रभाव नहीं लगता, लेकिन ये कितना ट्रैप करता है, 110 साल तक ये एटमॉस्फेयर में सरवाइव करता है इसका मॉलिक्यूल, और 10,000 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करता है। और इसके एक मॉलिक्यूल 1,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। समझ गए? रिएक्शन करके तोड़ता है। ओजोन क्या है? ओजोन एक ऐसा पृथ्वी की ऊपरी परत है जो क्षोभ मंडल से अंतरिक्ष मंडल के बाद ओजोन लेयर कहते हैं। वो लेयर हमारे सूर्य से आने वाले हाई वेलोसिटी वेवलेंथ जिसको कहते हैं, परावैगनिक किरण कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको रोकता है। और रोकता है जिसके कारण हमारे जो बहुत से सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स है, जो आंख है, ये है, उस पर बहुत से चीजों को प्रभाव आने से बचाता है। लेकिन आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो हुआ, जिसमें ओजोन वगैरह का डिप्लेशन पर पहले ऐसा कन्वेंशन हुआ कि ओजोन छिद्र हो रहा है। ओजोन छिद्र हो रहा है। तो ओजोन जब छिद्र हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि ओजोन डिप्लीट कर रहा है। ओजोन डिप्लीट करने के कारण जो है बहुत तेजी से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि ओजोन जो O3 है
ये रिएक्शन करता है, देखिए कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ पर देखिए O3 जो है इसमें क्लोरीन CH3 रिएक्शन करता है और ये बना देता है O2, बना के ऑक्सीजन को रिलीज करता है, प्लस 1 जो बचा ये ऑक्साइड बना के ऊपर छोड़ देता है। इस प्रकार ओजोन डिप्लीट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सभी गैसेस के कारण क्या हुआ कि पर्यावरण बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की तरफ। यही वजह है कि इसको एंथ्रोपोजेनिक रीजन कहते हैं और इस मानवीय क्रियाकलाप से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसे ही हम लोग हरित गृह गैस कहते हैं, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।